आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को पढ़ाओ। नमस्कार सुधीजनों। पड़ोसी ने अपने हिंदू पड़ोसी से आकर कहा कि कल मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया था और मैंने वहां देखा कि एक हिट लिस्ट बन रही थी। उस हिट लिस्ट में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर था। वह पड़ोसी काफी डर गया। वह अपने विगत कई वर्षों के जीवनचर्या को खंगाल गया कि उससे कब कहां कैसी गलती हो गई कि आज उसका हिट लिस्ट में नाम आ गया है। यह बात उसने अपनी पत्नी को भी बताया और इतना ही नहीं, पड़ोसी ने यहां तक कहा उससे कि कुछ दिनों के लिए तुम श्रीनगर छोड़कर कहीं और क्यों नहीं चले जाते। जब उसने कहा कि मैं कहां छोड़कर जाऊंगा, हमारी इस प्रॉपर्टी का, इस मकान का क्या होगा, तो उसने बड़े सर्द लहजे में कहा था कि मैं हूं ना, मैं देखूंगा तुम्हारी प्रॉपर्टी को। आतंक के साए में वह पूरा हिंदू परिवार जीने लगा। पता नहीं कब ये लोग आए और हमें जान से मार दें। कुछ दिन बीते और इस बात की तासीर थोड़ी धीमी हो गई। एक दिन उसकी पत्नी खिड़की पे खड़ी थी, तभी यकाएक उसने देखा कि पहाड़ियों से नीचे से दो व्यक्ति अपने कंधे पे क्लाशिनकोवा राइफल लिए हुए उसके घर की तरफ आ रहे हैं। उसके दिमाग में तत्काल अपने पड़ोसी की कही गई वो बात याद आ गई। वो भागी बहुत तेजी से। उसने अपने पति को कहा कि कुछ लोग आ रहे हैं घर की तरफ, तुम फौरन कहीं छिप जाओ। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हम हड़बड़ी में आखिर छिपे कहां। वो अपने पति को लेकर ऊपर गई और एक कमरे में एक ड्रम रखा हुआ था, चावल का था वो। उसमें से चावल जल्दी जल्दी निकालकर पति को उसने उस ड्रम में छिपा दिया। नीचे वो अभी सीढ़ियों तक ही पहुंची थी, तब तक दरवाजों पे राइफल के कुंदों की चोट पड़ने लगी और एकाएक एक तीव्र आवाज के साथ दरवाजा टूट गया और वो आतंकवादी अंदर आ गए। लेकिन कमाल की बात थी कि ऐसा लगता था जैसे उन आतंकवादियों को सब कुछ पहले से पता है। वो सीधा ऊपर उस कमरे में गए और उन्होंने जिस ड्रम में उसका पति छिपा था उसको चारों तरफ से घेर कर गोलियों से छलनी कर दिया। ड्रम से खून रिसने लगा। चावल के दाने भी उन्हीं खूनों के साथ बाहर आने लगे और देखते देखते जमीन पर खून ही खून फैल गया। पत्नी दहाड़े मार के रो रही थी। उसका ससुर बगल में अलग रो रहा था और इन आतंकवादियों के चेहरे पे शिकन तक नहीं थी। और तभी उसमें से एक ने खून से सने उस तांबुल को, चावल को उठाकर उस औरत को दिया। कि अगर तुमने इसे नहीं खाया तो हम परिवार के बचे तुम्हारे
अन्य लोगों को भी गोलियों से भून देंगे। इन सारे घटनाक्रम में सुधीजनों महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ी चीज है, आतंकवादियों को यह कैसे पता चला कि यह व्यक्ति ड्रम में छिपा हुआ है। चलिए मैं बताता हूं आपको यह तफसील। दरअसल जब ड्रम में वो अपने पति को छिपा रही थी, उसी वक्त पड़ोसी खिड़कियों से देख रहा था इस पूरे घटनाक्रम को। और जब वो आतंकवादी आए तो उसने एक हाथ से चावल गिराते हुए और दूसरे हाथ से उस खिड़की की तरफ इशारा किया जिस कमरे में वो व्यक्ति ड्रम में छिपा था। यह विश्वास की हत्या थी श्रीनगर में। यह भाईचारे की हत्या थी श्रीनगर के अंदर। यह हिंदुस्तान के तमाम उन लोगों के दिलों पे सबसे बड़ी चोट थी जो अपने पड़ोसी को अपने भगवान से कम नहीं समझते। एक साथ बहुत कुछ श्रीनगर के अंदर घट गया था जिसका हिंदुस्तान में किसी को पता नहीं था। आप सोच रहे होंगे दिमाग के अंदर, कश्मीर फाइल्स नामक जो फिल्म आई है उसमें आपने यह सारा घटनाक्रम देखा है। जी हां, घटनाक्रम तो आपने कश्मीर फाइल्स नामक फिल्म में देखी है जो 32 सालों के बाद आपको देखने को मिली। लेकिन क्षमा कीजिएगा, दरअसल यह सारा घटनाक्रम 1991 में जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे जगमोहन की किताब कश्मीर दहकते अंगारे में लिख दी गई थी 1991 में, जिसे आज आप 32 सालों के बाद अपनी आंखों से देख रहे हैं और इतनी हैरानगी आप प्रकट कर रहे हैं इस घटनाक्रम पे, इस नरसंहार के ऊपर। और अब एक पहले की तरह नैरेटिव फिर हिंदुस्तान में चलने लगा है। फिर कुछ लोग सर उठाने लगे हैं उन लोगों के पक्ष में जिन्होंने इन सारे घटनाक्रमों को जन्म दिया था। और क्या कह रहे हैं वो? दरअसल यही बात बताने के लिए मैं इस वीडियो पे आपके समक्ष हूं। वो कह रहे हैं कि इन तमाम नरसंहार के लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है घाटी के अंदर तो वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के गवर्नर जगमोहन। झूठ है ये सारी बातें, सिरे से झूठ है। और इसके संदर्भ में आपको मैं सशक्त तर्क दे सकता हूं। ख्याल कीजिए, 18 जनवरी 1990 को फारूक अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। और वो रुके नहीं श्रीनगर में। 18 को इस्तीफा देते ही वो लंदन चले गए, जहां गोल्फ खेलते हुए उनकी तस्वीरें तमाम अखबारों में नुमाया हुई, प्रकाशित हुई। और जब यह सारा घटनाक्रम 19 तारीख को 1990 को घटित होने लगा, घाटी जलने लगी, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार प्रारंभ हो गया। मस्जिदों से ऐलान होने लगा कि जितने कश्मीरी पंडित हैं वो अपनी बच्चों को, अपनी औरतों को छोड़कर वो कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ दें। यह ऐलान होने लगा कि या तो इस्लाम धर्म कबूल कर लो या तो फिर आप या घाटी से निकल जाओ, वरना आपको मौत का सामना करना पड़ेगा। उस वक्त सुधीजनों आपको जान के आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि श्रीनगर के अंदर 72 घंटे तक कोई गवर्नमेंट ही नहीं थी जब यह नरसंहार चल रहा था।
मुख्यमंत्री इस्तीफा देके लंदन भाग चुका था। भारत सरकार पसोपेश में थी कि किसकी नियुक्ति करूं और किसकी नियुक्ति न करूं, और जिस व्यक्ति की नियुक्ति की गई वह श्रीनगर की धरती पे पहुंचा 20 तारीख को, और तब तक यह पूरा कत्लेआम अंजाम दिया जा चुका था। मैं आप सभी से जानना चाहूंगा और आपसे यह कहूंगा कि जरा आप सोचिएगा कि यह सारा घटनाक्रम क्या सिर्फ और सिर्फ 19 तारीख को ही हुआ? एक दिन में सब कुछ घटित हो गया? चलिए आपको आईने का दूसरा रूप दिखाते हैं। न जाने कितने लंबे समय तक हिंदू और मुसलमान इस देश की सरजमी पे इस मिट्टी को अपना मानकर जी रहे थे, और जब आजादी की लड़ाई प्रारंभ की गई तो किसने आवाज उठाया कि हम हिंदुस्तान में दोयम दर्जे के नागरिक हो जाएंगे, अतः हमें अलग एक राष्ट्र की आवश्यकता है। उसके पीछे का इतिहास उठा के देखें, क्या कभी ऐसा डिमांड उठी थी? ख्याल कीजिएगा, अंग्रेजों के समय में भी 365 रियासतें थीं, लेकिन अलग हमको राष्ट्र चाहिए, यह डिमांड उठी देश की आजादी के वक्त। और अगर आप नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? तो साहब हम डायरेक्ट एक्शन का ऐलान करेंगे, और डायरेक्ट एक्शन का ऐलान का अर्थ होता है कि जितने भी हिंदू हैं उनका स्लॉटर कर दिया जाए। कोई दूसरा अर्थ हो तो समझाइए मेरे को। और फिर नोआखली में जो कुछ हुआ उसी का एक छोटा और लघु रूप क्या श्रीनगर के 19 जनवरी 1990 का घटनाक्रम नहीं है? और यहीं तक बात अगर रुक जाती तो साहब राष्ट्र तो दे दिया गया, फिर तो बात समाप्त हो जानी चाहिए थी। जिस समय यह बंटवारा हुआ, एक सबसे बड़ी समस्या थी दोनों तरफ के रहनुमाओं कि टोटल की टोटल आबादी का ट्रांसफर नहीं कराया जा सकता था। तो बीच में समझौते की लकीर खींची गई इस बुनियाद पर कि आप अपने यहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करेंगे और हम अपने यहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करेंगे। आज समीक्षा करने की जरूरत है कि क्या हुआ उसका। चलिए मैं बता देता हूं। जिस समय देश का बंटवारा हुआ सुधीजनों, 15% अल्पसंख्यक की बात अगर मैं पाकिस्तान में कर रहा हूं तो इसका अर्थ हिंदू, सिख या अन्य धर्मावलंबियों से है। और आज 2022 के अंदर 1.73% पे वो संख्या वहां पे फ्लक्चुएट कर रही है। जिनको अपनी पैदाइश पे शक न हो, मैं उनसे सवाल पूछूंगा कि वो पाकिस्तान के अंदर हमें बताएं कि 15% से 1.73% तक ये जनसंख्या कैसे पहुंच गई? जमीन खा गई या आसमान निगल गया? और हिंदुस्तान के अंदर जब अल्पसंख्यक की बात मैं करता हूं तो आज की तारीख में वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इस देश की। दूसरे नंबर पे वो जनसंख्या ठहरती है। और कमाल की बात देखिए कि CAA का एक कानून आता है इतने वर्षों के बाद, जिसमें प्रावधान किया गया कि हमारे अल्पसंख्यक अगर उधर मारे जा रहे हैं, अब उनकी सुरक्षा के लिए हम क्या करें? तो हुआ कि अगर वो वापस आना चाहते हैं इस देश के अंदर तो हम उन्हें नागरिकता दे देंगे। और इस बात के अंदर देश के अंदर बवाल खड़ा किया गया, शाहीन बाग जैसे आंदोलन खड़े कर दिए गए। क्या अर्थ है इसका? अगर सुधीजनों किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बहुत आसान लफ्जों में आपको समझा रहा हूं। अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी करने वाले लोग, और यहां मैं सिर्फ अल्पसंख्यक शब्द के साथ मुसलमानों की बात कर रहा हूं, वो ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली
कि हम पाकिस्तान में हिंदुओं को रहने नहीं देंगे और हिंदुस्तान में अगर वहां से कोई आना चाहे तो हम उसे आने नहीं देंगे। और इसका एक तीसरा भी बिंदु है जिस पे हम आप सबका ध्यान नहीं जा रहा है। हिंदुस्तान में अगर हम जहां मेजॉरिटी में हो जाएंगे वहां हम हिंदुओं को रहने नहीं देंगे। क्या इस बिंदु के ऊपर 19 जनवरी 1990 का नरसंहार नहीं था? और थोड़ा आइए उनकी भी बातें कर लें जो अभिव्यक्ति की आजादी का रोना रो रहे हैं। जब इस देश के अंदर दुनिया के मशहूर चित्रकार फिदा हुसैन साहब ने मां सरस्वती की नंगी तस्वीर बनाई तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसका प्रतिवाद जब प्रारंभ हुआ तो तर्क यह आया कि यह अभिव्यक्ति की आजादी है। जिन लोगों की आंखें उस नंगी तस्वीर को देखकर शर्म से नहीं झुकी, आज उनकी रूह श्रीनगर के काश्मीरी पंडितों के नरसंहार को देखकर उनकी सांसें थम रही हैं। और इस कश्मीर फाइल्स फिल्म को न दिखाने के लिए तमाम तरह तरह के तर्क और बयान दिए जा रहे हैं। कब इस देश के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी बंद की गई? टीवी चैनलों पे आके इसी देश को गाली देने वाले लोग हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह की आवाज उठाने वाले लोगों को अभिव्यक्ति की अब कौन सी आजादी दी जाए? हर तरह की सुविधाओं को ले लेने के बाद उन्हीं लोगों के सर इन लोगों ने उतारे हैं जिन लोगों ने सारी सुविधाएं इनके सामने थालियों में परोस कर दिया है। आप सोच रहे होंगे इतने आक्रोश में मैं ये बातें अगर कह रहा हूं तो कोई तो समाधान होगा। नहीं, मैं इसके और आगे ले जाना चाहूंगा आपको। आखिर क्यों कर इस तरह की प्रवृत्तियां इस कौम के अंदर पाई जा रही हैं? आप ख्याल उठा के देखें। आप शिक्षा का अभाव जहां भी होगा वहां का समाज अपनी सोच और अपनी कार्यप्रणाली से विस्तारवादी कभी नहीं हो पाएगा। और इसको स्वीकार करने में और इसे कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि शिक्षा का जिस तरह से मजाक उड़ाया गया इनके यहां, आज उसका परिणाम पूरी दुनिया भुगत रही है। उदाहरण दूंगा, बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। बगल में अफगानिस्तान में देख लें शिक्षा का क्या स्वरूप है। नोबेल पुरस्कार तक मिल गया इसी के ऊपर। वो अफगानिस्तान की एक लड़की थी ना जिसकी खोपड़ी में गोली मारी गई थी। थोड़ा उसने शिक्षा के प्रचार प्रसार की बात कर दी थी। तो जो लोग शिक्षा के नाम पे खोपड़ी में गोली उतारने को तैयार हैं, जो लोग इसी हिंदुस्तान की धरती पे इस तरह की आवाजें बुलंद कर रहे हैं कि अगर हमें हिजाब पहनने का अवसर नहीं दिया जाएगा तो हम किताब साथ में नहीं रखेंगे, हमें यह कबूल है कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ाई से महरूम रह जाए, लेकिन हमारे लिए हिजाब बहुत जरूरी है। आज वक्त आ गया है जब कोई घाव नासूरी हो जाए तो उसकी सर्जरी करना बहुत जरूरी होता है। आज इनको मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है। आज इनके लिए शिक्षा की बेहतर व्यवस्था करने की जरूरत है और इनके अंधविश्वासों से इनको बाहर ले जाने की जरूरत है। और यह चमत्कार शिक्षा के द्वारा ही होगा। गलत कार्य करने वालों को
जब तक उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक ये ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट से बढ़ते रहेंगे। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट का अर्थ समझ रहे हैं आप? एक अर्थमेटिकल अर्थ ग्रोथ रेट होता है, एक ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट होता है। अर्थमेटिकल ग्रोथ रेट में कोई भी चीज 1 2 3 4 इस क्रम में बढ़ती है, और ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट में 2 4 8 16 इस अनुपात में बढ़ती है। अगर इनका हमें ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट रोकना है तो इनकी जड़ों पे चोट करना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ मान मनोबल की भाषा से इनको अंगुली माल डकैत से महात्मा अंगुली माल नहीं बना सकते। और अब वक्त आ गया है कि अगर कोई नेता देश के खिलाफत में बात करता है और अगर कोई टेररिस्ट या कोई बंदा बंदूक उठाता है देश के बरखिलाफ, उसको उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और अगर इस पे हम राजनीतिक वोट बैंक के लिए सियासत की स्याही पोतते रहेंगे तो ऐसे न जाने कितने नरसंहारों को हम अपनी आंखों से अभी आने वाले वक्त में देखेंगे। आज के लिए सुधीजनों इजाजत दें, फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर। तब तक के लिए जय हिंद। आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को पढ़ाओ।